आज की मेन न्यूज़ में क्या है? एक मेन न्यूज़ तो ये है कि आपको पता है कि पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, अमेंडमेंट 106, और इस अमेंडमेंट में 106 नंबर का संशोधन था संविधान का। इसमें ये कहा गया था कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया जाएगा, बट अभी भी ये लागू नहीं हुआ है। तो एग्ज़ाम में आता है कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की कौन सा संविधान संशोधन दिया गया था? नाम था 106। गॉट इट? और इसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। देख लीजिए, यदि पूछे एग्जाम में कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन था, तो 106 नंबर का था, जिसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी लोकसभा और विधानसभाओं में। ठीक, लेकिन अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र जो महिला जज हैं वर्तमान में, जस्टिस नागराथन, उन्होंने इस बात को कोट किया है। ठीक, एकमात्र महिला जज इस समय जस्टिस वी नागराथन, उन्होंने इस बात को कोट किया है कि महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम या आर्टिकल 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो बात की गई थी उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15(3) ये कहता है कि राज्य के पास ये शक्ति है कि समाज के ऐसे वर्ग, ऐसे तबके जिनका पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके लिए आप अफर्मेटिव एक्शन ले सकते हैं। और इसी के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी सरकार ने 106 नंबर का संविधान संशोधन एक्ट लाया था। गॉट इट? तो एग्जाम में आए कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो कहता है कि राज्य के पास शक्ति है कि वो महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए अफर्मेटिव एक्शन, मतलब ऐसा कार्य जो एक प्रकार का भेदभाव पैदा करता है, परंतु भेदभाव किस लिए? सकारात्मक रूप में। क्यों? क्योंकि मैं ये कह दूँ कि आज से समान है। यदि मैं कहता हूँ कि आज से समान, इक्वल है, आज सब लोग यहाँ खड़े हैं, आज से सब लोग समान हैं, तो हो जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि कई वर्ग ऐसे हैं जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और इनको इस बराबर की पट्टी पर लाने के लिए आपको कुछ अफर्मेटिव एक्शन लेना आवश्यक है। ठीक, तो आपने कहा कि ये बराबर सब है, लेकिन ऐसे वर्ग पिछड़ गए हैं, इनको इस बराबरी में लाने के लिए हम रिजर्वेशन का क्लॉज लागू कर रहे हैं। गॉट इट? समझिए? तो सरकार ने इसी के तहत आर्टिकल 15(3) में ये एम्पावरमेंट वुमन के लिए, महिलाओं के लिए 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया था। गॉट इट? ठीक, बट अभी भी इनका पता क्या है? पर्याप्त नहीं है। लेकिन ये लाया गया था 2023 में। इसमें 15 साल का प्रावधान किया गया था आरक्षण के लिए। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। और फिर सरकार को लगेगा कि नहीं हुआ है तो फिर उसको आगे बढ़ सकते हैं, बट शुरुआत में 15 वर्ष के लिए इसका प्रावधान किया गया था। तो ये पूछे कि नारी शक्ति अधिनियम में कितने वर्ष के लिए आरक्षण प्रावधान था? कितने वर्ष के लिए था? 15 वर्ष के लिए। ठीक,
आइए 2023। अब आते हैं भारत और वियतनाम के बीच डिफेंस टाइज को मजबूत करने के लिए हाल ही में सहमति बनी है। ठीक, वियतनाम के लोगों ने पता है आपको वियतनाम की राजधानी क्या है? हो चिन मिन सिटी। एनी आइडिया? नहीं। पहले तो ये नहीं बताओ वियतनाम है कहाँ पे? एशिया में है। ठीक, देखा ये वियतनाम है। लाओस अलग है, वियतनाम अलग है। ठीक, लाओस अलग है, देखो लाओस लिखा हुआ है ना। और ये वियतनाम हो गया। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। कंबोडिया की नॉम पेन। यहाँ के एक मेन शहर है हो चिन मिन सिटी, ये लिखा हुआ। ठीक है, याद आएगा। चलिए अब आते हैं म्यांमार। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। वहाँ पे बड़ी संख्या में भारतीय लोग साइबर क्राइम के मामले में फंसे हुए हैं साउथ म्यांमार में। उनको भारत म्यांमार से वापस इंडिया में लेके आ रहा है और ऐसे कुछ 190 सिटीजन्स को हम निकाल के लेके आ रहे हैं। ठीक, मैं तो ये पूछे कि हाल ही में किस देश से 197 भारतीय लोगों को साइबर क्राइम सेंटर्स से रेस्क्यू किया गया साउथ म्यांमार? ऑप्शन है इसका। आते देखिए, म्यांमार में नवंबर 6 को 270 नेशनल्स जो म्यांमार में मेवाड़े में काम कर रहे थे, ठीक, और इनके खिलाफ म्यांमार की आर्मी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था। उनको रेस्क्यू करके इंडिया लेके आए। ठीक, इन लोगों को अवैध रूप से म्यांमार में काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। इनके जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे वो रख लिए गए या छीन लिए गए, तो इनको भारत अपने वापस लेके आ रहा है। याद आएगा। वापस चलते हैं म्यांमार, थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पे म्यांमार, क्या पूरी कहानी। चलिए फोटो देखते हैं बाद में। अब तीसरी खबर है ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी को लेकर। आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र जो है ये चीन से निकलती है तिब्बत के पास से, और बाका तिब्बतियन से होते हुए मानसरोवर के पास निकलती है, तो पूरा तिब्बत क्रॉस करते हुए चाइना क्रॉस करते हुए फिर इंडिया में एंटर करती है। इसके ट्रिब्यूटरी तीस्ता नदी। आज की न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ये है कि ये दो नदियाँ अपने साथ बहुत सारा रेत लेके आती हैं और उस रेत को लाके डिपॉजिट कर देती हैं नीचे, और उसके कारण नदी का जो तट है, जो उसका गहराई है वो कम हो जाती है और नदी का पानी जो चारों तरफ निकल जाता है। आसपास के इलाकों में बढ़ाती है या इलाके डूब जाते हैं। यही रिपोर्ट है ब्रह्मपुत्र तीस्ता रिवर्स इरोडिंग लैंड फास्टर देन एवर इन बांग्लादेश। इससे बांग्लादेश, क्योंकि पूरा जो इलाका है, थोड़ा सा देखिए समझने की कोशिश करिए। ये हो गया नेपाल, ये हो गया सिक्किम, ये हो गया भूटान, ये हो गया म्यांमार, और ये हो गया आपका
बांग्लादेश, ऐसे ये है बांग्लादेश, ठीक। नदी आ रही ऊपर से ब्रह्मपुत्र, यू टर्न लेके फिर ये यहाँ से, ठीक। एक ट्रिब्यूटरी होगी तिस्ता। तिस्ता कहाँ से निकलती है, एनी आइडिया? सिक्किम से, और ये आके मिलेगी यहाँ पे। इन दोनों के द्वारा जो रेत लाया जाता है उससे बड़ी मात्रा में बांग्लादेश के अंदर नदी का पानी कम गया जाता है और वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। समझ में आ गया? क्लियर? ये होगी तिस्ता नदी और ये होगी ब्रह्मपुत्र। देखिए, आपने नदी सुनी होगी हिंदी में, लेकिन भारत नदी मतलब आपको पता है कि स्त्रीलिंग, बट भारत में नाद भी है। नदी के अलावा नाद, पुल्लिंग में नाद बोलते हैं उसको, ठीक। जैसे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म का पुत्र, तो ये नाद के उसमें आता है। मैंने कष्ट आप समझाया आर्ट एंड कल्चर में। ये देखो, पूछे गंगा, यमुना, सरस्वती सब नदियां हैं, लेकिन भारत में नदियों के अलावा नाद भी हैं, और ब्रह्मपुत्र इसका उदाहरण हो गया, ठीक। इसी प्रकार से एक और नाद है, इसी इलाके में है, इसी इलाके में है, दामोदर के आसपास। देखिए, दो नाद भारत में मशहूर हैं, एक ब्रह्मपुत्र और एक, ठीक, क्लियर। और ये जो नदियां हैं ये ऊपर से आती हैं, साथ बहुत सारा सिल्ट यहाँ डिपोर्ट करती हैं, और इस कारण से बांग्लादेश में समय समय पे आप देखोगे फ्लडिंग की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। गॉट इट? क्लियर? समझ में आ गया? तिस्ता नदी को लेके विवाद है। वेस्ट बंगाल कहता है कि ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल इसके पानी को शेयर करने के लिए विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तिस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट इंडिया बांग्लादेश के बीच में, और उसमें बड़ा एक स्टेक होल्डर है वेस्ट बंगाल, जो बोलता है कि हमको नुकसान होगा यदि पानी शेयरिंग किया जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अब आते हैं न्यूज़ पे। न्यूज़ कहती है कि इस दोनों नदियों का कारण बहुत तेज़ी से पानी बढ़ रहा है, बांग्लादेश में बढ़ा रही है। यहाँ पे बाप जो ऊपर से नदी रेत लेके आती है, उससे टेम्परेरी आइलैंड्स बनते हैं, अस्थायी टापू बनते हैं, जो बोलते हैं चार। एग्जाम में आएगा कि बांग्लादेश में चार किसको बोलते हैं? टेम्परेरी आइलैंड फॉर्म बाय रिवर सेडिमेंट्स। लिख लीजिए चार। बड़ा पानी ला देंगे, थोड़ा सा बाहर पड़ जाएगा। चार, ठीक। समझ में आ गया? चार। तो मेरे ख्याल दो तीन न्यूज़ तो एकदम क्लियर होगी, है ना? चार। ठीक, समझ गए? क्योंकि जब नदी गहरी कम होगी तो अगल बगल के किनारे जो होंगे डूब जाएंगे, क्योंकि पानी बाहर निकलेगा, तो ये स्थिति बनती है। मतलब ये यहाँ पे समस्या है, यहाँ जो लोग बस रहे हैं बाढ़ की समस्या है ना? तो अब सॉल्यूशन ये है कि उनके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, ठीक। नदी बाढ़ फ्लड को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब आपकी स्ट्रेटजी होगी। मैंने कल चर्चा की थी आपसे, कोई भी न्यूज़ जो होती है वो हमें ये बताती है कि हमें आगे क्या करना है। जैसा हम देखा होगा कल दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, और आज आप देख रहे होगे भारत के सभी शहरों में क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन और जांच हो रही है। तो मैंने कहा समझाया था आपको कि न्यूज़ इस प्रकार से काम करती है, ठीक। समझ कि नहीं है? और कोई मजाक भी आता है कि कुछ न्यूज़ चैनल तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कल से पूरी नीचे कर रहे हैं कि NIA उनसे पीछे चल रही है, लगा कि वो जाके पहले पकड़ लेंगे आतंकवादियों को, ठीक। स्पेशली आज तक के लिए लोग बोल रहे हैं कि वो लोग शायद होता है कि कल तक आतंकवादी पकड़ भी लेंगे। NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना? तो वो जो काम कर रही है, मतलब उनके इनपुट्स कम आ रहे हैं, बट आज तक वाले बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, आतंकवादी, उनने सब बता दिया कहाँ पे कौन है क्या नहीं है। उनके पास ज़्यादा इनपुट था बजाय सरकार के। मतलब मजाक में लोग बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ है, वहाँ पर आते हैं हम। हाँ, देश का फायदा, सही बात है, पर सकारात्मक होना चाहिए।
है ना। ये नहीं कि आप सनसनी फैलाने चक्कर में कुछ भी बना दो, क्योंकि जितनी जल्दी मीडिया पहुंच सकता है तो पुलिस भी नहीं पहुंच सकती। हाँ, अब जैसे मीडिया पहले पहुंच गया कि धर्मेंद्र की मौत हुई कि नहीं हुई, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मौत नहीं हुई है, कुछ बोल रहे हैं मौत हुई है, ठीक। और अभी चैनल ने तो ये रिपोर्ट दिखाई कि धर्मेंद्र खुद बैठ के अपनी डेथ की रिपोर्ट देखे न्यूज़ चैनल पे अस्पताल में कि मैं जिंदा हूँ, कि डेथ की रिपोर्ट कैसे हो रही है। जो भी है, मैं तो बता रहा हूँ मजाक में कि मीडिया की जो तत्परताओं के सूप में है। तो अपन वापस टॉपिक पे आते हैं। कुछ नदियाँ हैं जिनके कारण बांग्लादेश में बाढ़ समस्या, ब्रह्मपुत्र, तिस्ता और धारला दिवस, ठीक। और यदि को पूछे कि चार किस चीज़ के लिए मशहूर बांग्लादेश में, तो ये मोस्ट फजाइल प्लेस हैं, टेम्परेरी आइलैंड्स हैं जो आमतौर पे बाढ़ आने पे डूब जाते हैं, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका घर बार, उनकी आजीविका, लाइवलीहुड सब खत्म हो जाती है। अब ये बात आपने पूछी कि अपन क्यों कर रहे हैं। इस समय दुनिया में एक समिट होने वाला है, और ये समिट जो होने वाला है ये होने वाला है साउथ अमेरिका में, कोप समिट। अपन यदि साउथ अमेरिका चलें, रुकिए, कहीं दिखा था तुम्हें इसमें? हाँ लेटे भाई, सॉरी मेरे को नहीं दिखा, सबको दिख गया। साउथ अमेरिका में जगह देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं बेलम, और इस बेलम में अभी कोप का समिट होने वाला है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दुनिया के बड़े देश बैठक करेंगे। दुनिया में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसको हम कैसे रोकें, और जो हो चुका है उससे कैसे निपटें, इस पूरी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। कैसे रोकें, इसको बोलते हैं आपका क्या, दो पार्ट हैं। एक, क्या करना है हमको क्लाइमेट चेंज सामने, अडेप्टेबिलिटी हमको अपनाना पड़ेगा, ठीक। और दूसरा, दो टर्म है, स्ट्रेटजी के दो पार्ट हैं। एक जलवायु परिवर्तन रोकें, मिटिगेशन, ठीक, और एक एडेप्टेशन, मतलब जो हो गया उसको अपनाएं। इसी पे बात होने वाली है। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हो साउथ अमेरिका में, ये बेसिकली इक्वेटर के पास का इलाका है। यहाँ पे ये पूरा इलाका जो है इक्वेटर के पास का इलाका है। दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, क्योंकि इक्वेटर मौजूद हैं, यहाँ मौजूद हैं। और ये जो जंगल है इनको बोलते हैं अमेजोन फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? अमेजोन, अमेजोन का जंगल। यहाँ पे नदी भी है अमेजोन। और ये जो जंगल है ये दुनिया के लंग्स हैं, ठीक। जितना बड़ा भारत है उससे दुगने बड़े एरिया में जंगल फैले हुए हैं। और इन जंगल का एंट्री पॉइंट बोलते हैं बेलम को। बेलम इज द एंट्री पॉइंट ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट। अमेजोन के जंगल में प्रवेश करने के लिए बेलम को बोलते हैं प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार। एग्जाम आ जाएगा। इस साल यहीं पे बैठक हो रही है, और इस बैठक में जो मुद्दा बहुत हावी है वो ये कि पिछले कुछ वर्षों में इस इलाके के जंगल बहुत तेजी से कट रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, वनों कटाव यहाँ की बड़ी समस्या है। यहाँ के केवल वन ही नहीं है, दुनिया की बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता भी मौजूद है। चाहे फ्लोरा की बात करें चाहे फोना की बात करें, वो दोनों ही डिग्रेड हो रही है इन जंगलों से कुड़ने से, ठीक। और इन जंगलों से कुड़ने से पूरी दुनिया के लिए जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है, एबिलिटी है, वो भी कम होती जा रही है। इस बार यहाँ समिट हो रहा है। आज के अखबार में जो मुद्दा आया है बांग्लादेश का, बेसिकली वो ये कह रहा है कि बेलम में जो समिट होने वाला है वहाँ इस बात चर्चा की जाए कि दुनिया के देश जिस प्रकार से पर्यावरण गंदा कर रहे हैं उसका नुकसान बेचारे निर्दोष गरीब देशों में मिलेगा जिनने इस दुनिया को गंदा करने में कोई भूमिका नहीं निभाई है अभी तक। आज जो आपको विकसित देश दिख रहे हैं
बेसिकली इन्होंने अपने डेवलपमेंट के जो ग्लोबल वार्मिंग कार्बन इमिशन किया, उससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका भुगतान बांग्लादेश जैसे देश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा कि ऊपर से नदियाँ आ रही हैं, आप क्या समझते हैं, नदियों में यदि मिट्टी बढ़ रही है क्या कारण होगा? आसपास के वन क्या हो रहे हैं, कटे होंगे, मिट्टी ढीली हो रही होगी, मिट्टी पानी के अंदर, पानी काट के ले गया और नीचे छुपा, और जहाँ ढाल कम मिली वहाँ छोड़ दिया तो वहाँ का इलाका क्या नहीं धीरे डूबने लगा। बात समझ आई? ये है पूरा समस्या का बिंदु। तो मैंने आपको बेलम दिखा दिया है, यदि एग्जाम में आए कि बेलम कहाँ पे है तो सब पता चाहिए, ये ब्राज़ील में जगह बेलम है और यहाँ पे समिट होने वाला है। तो इस आर्टिकल में भी यही कहा गया है, एज द वर्ल्ड आई टर्न्स टू ब्राज़ील द होस्ट ऑफ यूएन क्लाइमेट समिट फ्रॉम नवंबर 10 to 21, कल से शुरू हो गया, 21 से चलेगा। बांग्ला स्ट्रगल ऑफर्स अ सोबरिंग मैसेज। बात समझ? ठीक, समझो? ग्लेशियर क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। पानी क्या हो रहा है? बढ़ते जा नदियों में, और पानी यदि बढ़ेगा अधिक ऊंचाई से आएगा ढाल से, तो अधिक मिट्टी काट के लाएगा, जितना उसका स्लोप ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा काटेगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक दुनिया में हर 7वां व्यक्ति जो डिस्प्लेस हो रहा हो बांग्लादेश का होगा। 100 लोग यदि अपने घर से हट रहे होंगे क्लाइमेट चेंज कारण, तो उन 100 में से हर 7वां व्यक्ति बांग्लादेश का होगा, ये रिपोर्ट कहती है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे आइए। अगली खबर भी इसी पे है। कोप 30 की बैठक होने वाली है बेलम में, और साउथ एशिया क्या चाहता है? देखिए, साउथ एशिया को तो समझने की कोशिश करिए। यदि अपन चले साउथ एशिया पे, तो ये हो गया, सबसे पहले तो आपको देखिए कि ये वर्ल्ड में 2 तरह के कंट्री हैं, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर ये साउथ हेमिस्फीयर। ठीक, बांग्लादेश ब्राज़ील का जो जगह है वो भी कुछ यहाँ आसपास पड़ेगी। ब्राज़ील की लोकेशन भी साउथ में मानी जाती है। यदि हम अभी तक के पूरी दुनिया के नक्शे देखें और डेवलपमेंट के आधार पर देखें, तो दुनिया के अधिकांश डेवलप्ड कंट्री वो नॉर्थ में है, और डेवलपिंग विकासशील और लो डेवलपिंग निम्न विकासशील वो साउथ में है। इस बार साउथ के देश में समिट हो रहा है। साउथ एशिया को भी आप गौर से देखेंगे तो वो यहाँ कहीं पड़ेंगे, उसमें इंडिया होगा, बांग्लादेश होगा, नेपाल होगा, मालदीव होगा, आपका पाकिस्तान भी होगा, उसके अंदर थोड़ा सा आपका म्यांमार भी होगा, सब देश होंगे। और ये सब देश भी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, उससे ये देशों पर फर्क पड़ा है। अभी हमें पीछे पड़ देगी, बांग्लादेश डूब रहा है। ठीक, तो आर्टिकल ये कहता है कि यहाँ जो समिट हो रहा है ये दक्षिण के देशों के बीच में एक जोड़ने का बिंदु है। इनके पास समान, इक्वल, सेम मुद्दे हैं अपने समस्याओं को लेकर, और यदि ये एकजुट होकर अपनी आवाज़ रखें तो संभव है कि दक्षिणी देश बेलम से एक अच्छी डील लेकर निकले। डील मतलब क्या? मैंने कहा था कि दुनिया के देश क्लाइमेट चेंज को लेकर 2 तरह की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज सामने 2 रणनीति हैं। क्लाइमेट चेंज के सामने 2 रणनीति हैं। एक, हम दुनिया को नष्ट होने से बचाएं, ठीक। एक है अडप्टेशन, एक है मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब दुनिया में जो पॉल्यूशन हो रहा है इसे हम ख़त्म करें, मिटिगेट करें। और दूसरा, कुछ ऐसे परिवर्तन हो गए हैं जो कभी भी संभव नहीं है वापस रिवर्स करना, उनके सामने अपने आप को एडप्ट करें। मिटिगेशन, अडप्टेशन, इन दोनों के लिए चाहिए तकनीक, और तकनीक के लिए चाहिए फंड। समझे? यदि देशों को निपटना, ये दो रणनीति अपनानी है, तो आपको अच्छी तकनीक चाहिए। जो हमारे इन्वायरमेंट में एक्सेस कार्बन चला गया उसको सक करके हम स्टोर करें, उसको कुछ और करें।
हम रिसाइकल करें चीज़ों को, हम रीडिस्ट्रीब्यूट करें चीज़ों को। और ये सब क्यों क्या चाहिए? तकनीक और फंड। तकनीक फंड लेके बैठी है नॉर्थ की कंट्री। कौन लेके बैठी है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो कंट्री है, इनके पास तकनीक है और फंड है। और इन साउथ के जो कंट्रीज है सदर्न हेमिस्फीयर में, इनके पास केवल जीवन है देने के लिए, मार डालो जान से और कुछ नहीं। इन सब लोग कुछ है तो है पास, वो सब जीवन ले लीजिए, ठीक है ना? तो सारी रिस्क इनकी और सारा टेक्नोलॉजी फंड इनके पास, ठीक। ये जो आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार ये हैं, और भुगत कौन रहा है? ये कहते हैं कि हमारी ज़्यादा है, हमको तकनीक फंड दो। वो कहते हैं कि सभी इसमें कंट्रीब्यूट करो। वो कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने तो अभी अभी चलना शुरू किया है, जो आज दुनिया में क्लाइमेट चेंज हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हो। ये जो असहमति बनी हुई है, ये देश ना तकनीक दे तैयार ना फंड दे तैयार है। इनफैक्ट ट्रम्प तो बोलते हैं क्लाइमेट चेंज नामक कोई चीज़ होती नहीं है। वो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग नामक कोई चीज़ होती नहीं है। ट्रम्प तो यहाँ तक कहते हैं कि ये सब कुछ बुद्धिजीवियों का उगाया हुआ पौधा है। एक उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, पौधा का घास, मतलब मशरूम, कहा कि ये कुछ बुद्धिजीवियों के दिमाग की मशरूम है। कुछ नहीं होता क्लाइमेट चेंज, ट्रम्प बोलते हैं नथिंग, घबराओ मत। और वो कहते हैं फॉसिल फ्यूल, जैविक ईंधन अच्छी चीज़ है। हम पेट्रोल को रिसर्च करेंगे, पेट्रोल को निकालेंगे और ऑयल एक्सप्लोर करेंगे और ऑयल पे काम करेंगे। ये देश कहते हैं कि साहब बिल्कुल जान से मार दोगे क्या? ठीक, सांस भी लेने दोगे? अब मैं कहता हाँ लो, तकनीक चाहिए तो पैसा दो, और फंड देना है तो सब दो, ठीक। तो ये पूरी जो असहमति है, ये पर ये डेडलॉक, और डेडलॉक लगातार चल रहा है पिछले 10 साल से। आज से 10 साल पहले 2015 में कोप का समिट हुआ था आपका पेरिस में। तब इन्होंने कहा था कि हम आपको पैसे देंगे। अब आ गया 2025, ये देश पूछे कब दोगे? मरने के बाद, ठीक। 10 साल हो गए, आपने प्रॉमिस किया था हम देंगे। तो पूरी यात्रा शुरू हुई थी पेरिस से, और अब आ गया है बेलम, और स्टिल सहमति नहीं बनी है। सबके अपने अपने एजेंडे हैं। आर्टिकल में लेखक ये कहता है कि ये सही समय है कि साउथ के देश एक स्वर में अपनी समस्या बताएं, क्योंकि समान समस्याएं इन साउथ के देशों में हैं। गॉट इट? मेरे ख्याल से बात समझ गई। पढ़िए मैडम, लोकल टू वोकल। हाँ बताइए। A decade after the Paris Agreement, the climate crisis has only intensified. South Asia years ago, front is monsoon floods. दिखाई देखा Front दिख रहा है। हाँ ब्रंट ही है, जो आपको दिखा वही है। हाँ First time मैंने पढ़ा था। नहीं, वो एक्चुअली क्या साउथ की स्थिति ऐसी है। साउथ एशिया bears the brunt as monsoon floods, landslides and heat waves। जी साहब आगे बताओ। These shocks unfold amid a fractured global order, multilateralism, and the strained climate pledges weaken, and great protectionism rising. The ठीक withdrawal of the है, United ये क्या कह रहा है? ये जो शॉक है ये पूरी दुनिया को हिला रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे तनाव चल रहे हैं। एक तौर पर व्यापार युद्ध चल रहा है, ठीक। अमेरिका ने भारत पर लगा दिया टैक्स, ठीक। उससे भी क्या हो रहा है? उससे भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट पे दबाव बढ़ेगा, दुनिया के देशों में तनाव बढ़ेगा। यदि हमारी आपके बीच में किसी मुद्दे पर सहमति है तो दूसरे मुद्दे पर सहमति रहना मुश्किल हो जाएगा, होगा। हर मुद्दे पर फर्क पड़ेगा उसका। ये चीज़ दिख रही है। The withdrawal of the United States from the Paris Agreement yet again has tested the credibility of global process. हाँ। Yet no single actor, however powerful, can halt collective action. Others must and are stepping forward. ठीक है, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड कोलिशन ऑफ द विलिंग हैव टेकन द लीड, ठीक। अब आइए साउथ एशिया कंसर्न्स एंड प्रायोरिटीज, जो मैंने बताया वो पढ़िए आप, सब चीज़ समझ में आपको आ जाएगी। ऐसा कुछ भी जो होता नहीं होगा।
कंसर्न बताया इन्होंने। ठीक, बोलते कुछ है और करते कुछ है। सब देश अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देते नहीं है कि हमने क्या क्या सुधार किया है, हमने अपने यहाँ कितना एडेप्टेशन मिटिगेशन पे होमवर्क किया है, इस पे भी कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक, फिर क्लाइमेट चेंज को लेके जो अभी तक शपथ ली गई हैं, कस्में ली गई हैं, वो भी क्या हैं, प्रॉपर उनकी निगरानी नहीं हुई है। सब बोल के आते हैं कि हम करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कोई उस पर काम नहीं कर रहा है। कुछ इन्हीं संस्थान बने हुए हैं, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे। इंडिया ने भी CDRI बनाया है, नेपाल ने सागर माथा सैमबैग फोकस ऑन माउंटेन वनरेबिलिटी शो हाउ फोकस पार्टनरशिप कैन एडवांस बोथ नेशन। तो ये सब लोग भी केवल बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कंक्रीट काम नहीं कर रहा है। सेकंड, अडॉप्टेशन। इस पे काम नहीं हो रहा है। मालदीव डूब रहा है, नेपाल में बर्फ पिघल रही है, वहाँ पे लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ रहे हैं। क्या चाहिए? टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंस सपोर्ट, ताकि देश इसको अपने यहाँ एक्चुअल में लागू कर पाए। सही माना है हितेश? आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ, है ना? कुछ 5 पॉइंट बताए हैं। बाकू टू बेलम, लास्ट 29 बाकू में हुआ था, अब बेलम में हो रहा है, बट कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। और पेरिस पर सहमति बनी थी, वो आज तक लागू नहीं हुई, 10 साल हो गए। प्राइवेट कंपनी आदि को आगे आना पड़ेगा, सोसाइटी आना पड़ेगा। ठीक है ना? इसी पे तीसरा एक आज आर्टिकल आया है बेलम समिट के लिए कि जो विकासशील देश हैं वो भी आ गया है, क्योंकि जो लीस्ट डेवलप कंट्री हैं वो भी मारे जाएंगे, उनके पास तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है बचने की। ठीक, सारी बातें वही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए, नहीं आएगा तो पूछ लीजिए। अब आते हैं अपन भूटान पे। आपको पता है कि आज प्रधानमंत्री भूटान गए हुए हैं। भूटान में जो भूटान नरेश हैं उनको, वो 70 साल के हो गए हैं। जिग्मे खेसर नामयाल वांगचुक 70 ईयर्स के हो गए हैं। वहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी गए इस पर। ठीक, इनके फादर उनको बोलते थे K4 और ये हैं K5। लिख लीजिए, एग्जाम में आ जाए K4 K5 क्या है। अच्छे अच्छे बच्चे बता नहीं पाएंगे क्या है, वो लिखेंगे केमिस्ट्री का फॉर्मूला है ना। ये भूटान नरेश जो रॉयल डायनेस्टी है उनको K4 K5 बुलाते हैं। इनके पिता थे K4। ठीक है ना? ठीक, हाँ, जैसे बोलते नहीं कहीं कहीं गाँव देहात के इलाके में कि इससे पिता नालायक तो ये महानालायक है। ठीक, तो वो वाला मामला नहीं है, ये वाला मामला है K4 K5 का। ठीक, जो वर्तमान भूटान नरेश हैं जिग्मे खेसर वांग्याल वांगचुक, उन्होंने भारत के साथ संबंध अच्छे किए हैं और इसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी की भी है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी प्रथम। ठीक है ना? और उन्होंने इसके तहत सभी पड़ोसियों को अपना शपथ ग्रहण कार्यक्रम बुलाया था। नेपाल भारत के संबंधों को इतिहास से देखें काफ़ी अच्छा रहा है। इनफैक्ट नेपाल एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में जोर बनाने के लिए एक दुनिया की जानी मानी संस्था है जो भारत में काम करती है, नाम है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। केवल
बॉर्डर इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ड्रोन आती है। आपको ये बताना है BRO किसके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, किस में आता है BRO? सर्च करिएगा, एग्जाम आ जाएगा, ये आ चुका है एक बार। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एक ज़माने में भूटान के अंदर रोड बनाने के लिए हमने अपने देश से BRO को भेजा था, और आज भूटान में कई सड़कें ऐसी हैं जो BRO के द्वारा बनाई गई हैं, जो आज बढ़िया वहाँ पे हैं। ठीक, इसके अलावा भूटान को जब आप देखें तो भूटान की जो लोकेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। ये नेपाल हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये भूटान हो गया, इस तरह से। भूटान, ये भूटान, ऊपर चाइना, और ये हम दोनों बीच में एक घाटी का इलाका है। चाइना से भी कब्जा करने कुछ रहा था। ये सिक्किम हो गया। भूटान पहाड़ी इलाका है। भूटान की कुछ इस प्रकार से टोपोग्राफी है। यहाँ से नदियाँ उतरती हैं पानी लेके और भारत में एंटर करती हैं। यदि इन नदियों के ऊपर पनबिजली परियोजना बनाई जाए, हाइड्रो पावर प्लांट, तो भूटान के अंदर दुनिया को हाइड्रो पावर देने की बड़ी क्षमता है। हम पड़ोसी हैं, हमारा एनर्जी क्राइसिस है, भूटान के पास अभी उतना डेवलपमेंट नहीं है, भूटान के पास क्षमता है जल विद्युत की, तो भूटान की नदियों पे हम लोग जॉइंट डेवलपमेंट करके संयुक्त परियोजना से बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चला रहे हैं और उस बिजली को हम शेयर कर रहे हैं। बनाते भी हमें, और बनाने के बाद उससे जो बिजली आती है वो हम ले लेते हैं भूटान से। तो भूटान एक प्रकार से पन बिजली में, हाइड्रो पावर में हमारा एक बड़ा सहयोगी देश है। आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है भूटान और भारत के बीच में एक जो कूटनीति है उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी, जल विद्युत कूटनीति। एग्जाम में आ जाए क्या है ये, तो ये भारत और भूटान के बीच जो जल विद्युत का आपस में सहयोग है उसके लिए शब्द निकाल किया गया। ठीक, हमने अभी अहमदाबाद गए हैं तो वहाँ पे एक परियोजना है जिसका नाम है पुनान सूक्ष्म सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी और जिग्मे खेसर वांगचुक K5 दोनों इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। आज गए हैं तो आज इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक, समझ गए? ये 1020 मेगावाट प्रोजेक्ट है। इसके बदले में भूटान को आर्थिक लाभ भारत से होगा। समझ गए? बिजली बनाओ, भारत को बेचो, और भारत उसकी नदियों पे बड़े बड़े जल विद्युत के लिए डैम बनाया। कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए डैम बनता है, डैम में पानी स्टोर किया जाता है, फिर पानी को रिलीज किया जाता है। ऐसे कई सारे हमने जॉइंट वेंचर बनाए हुए हैं भूटान और भारत के बीच में। समझिए? समझिए? चलिए, तो भूटान भारत के बीच में यदि हम सहयोग की बात करें, इंडो भूटान, अब इसको ऐसे लिखना, जैसे लिखा हूं मैं, ये मेंस में सी से उतार देना, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यदि इंडो भूटान रिलेशन की बात करें तो उसमें एक पहलू आपको बताना पड़ेगा, हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन बिटवीन बोथ नेशन, जल विद्युत सहयोग दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दूसरा, दोनों देश पड़ोसी देश है, तो दोनों देशों के बीच में सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, सुरक्षा सहयोग भी एक महत्वपूर्ण सहयोग का बिंदु है। सीमा रखती है, आतंकवादी भूटान भारत के बीच में अपने कैंप बना लेते हैं। आज से कुछ साल पहले का, बहुत साल पहले की बात है, 2003 के आसपास की बात है,
भूटान में बहुत सारे भारत विरोधी लोगों ने अपने कैंप बनाए थे, भारत में वो हिंसा कर रहे थे। तो उनके रोकथाम के लिए हमने भूटान की मदद से ऑपरेशन ऑल क्लियर शायद चलाया था, जहाँ विधान है ऑपरेशन ऑल क्लियर, देख लेता हूँ मैं, ऑपरेशन ऑल क्लियर। ये यूपीएससी में आ चुका है, पेपर चेक कर लेना, 2004 के 5 पेपर में था ऑपरेशन ऑल क्लियर कहाँ चलाया गया। तो भूटान और भारत के बीच में दूसरा सहयोग का मुद्दा है, हाँ ठीक, क्लियर, समझ आ गया। अब नया डेवलपमेंट हो रहा है कि भूटान भारत के बीच में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों के बीच में बौद्ध धर्म का आपस में सहयोग है। और यदि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब आज वहाँ गए हैं, तो शायद इसमें तो नहीं लिखा लेकिन मैं कहीं पढ़ा था, वो अपने साथ सारीपुत्र शायद मोगलान के किसी के 80 जो वो हैं कलश वो लेके गए हैं, क्योंकि भूटान में बौद्ध धर्म को लोग बहुत मानते हैं। तो बौद्ध धर्म के एक महान संत जिनका देहांत भारत में हुआ, जिनके अस्थि कलश भारत में है, वहाँ दर्शन के लिए लेके गए हैं। तो ये भी दोनों भी सहयोग का महत्वपूर्ण मुद्दा है। भूटान में इस समय ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल चल रहा है, 50 से ज़्यादा संत 20 देशों से आए हैं। ठीक है, इसके अलावा भूटान में काल चक्र एम्पावरमेंट ऑन, हाँ काल चक्र कार्यक्रम भी चल रहा है भूटान के अंदर, लेकिन काल चक्र कार्यक्रम चल रहा है भूटान के अंदर। इस काल चक्र कार्यक्रम दौरान जो बुरी भाव आत्माएं होती हैं उनके लिए रिचुअल्स किए जाते हैं और फायर मास्क डांस किया जाता है। यह भी बौद्ध धर्म जुड़ा हुआ है, ठीक, गॉट इट। काल चक्र पूछ लेगा एग्जाम में क्या होता है, काल चक्र सशक्तिकरण हिंदी बोलेंगे इसको। यह कार्यक्रम भी इस दौरान हो रहा है वहाँ पे, समझिए। आपको समझ में आता बेटा? मैं जो लाइन बोलते हूँ लिखते चलो, मैं जानबूझ के शॉर्ट पे पीपीटी नहीं बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सारी लाइनें पढ़ो, क्योंकि यदि मैं ऐसा कर दूंगा न्यूज़पेपर का सेंस जो खत्म हो जाएगा, फिर वो फैक्ट हो जाएंगे। आप जिनको मैंने मार्क नहीं भी किया उनको पढ़ो आप, ताकि आप चीज़ों को लिंक कर पाओ, ठीक है ना। यदि मैं चाहता तो ये बस इसको उठा के कॉपी पेस्ट करता और आपको कहता कि मैंने बनाई पीपीटी, और मैं आप भी कहते सर कितने योग्य हैं, कितने ज्ञानी हैं। लेकिन बेसिकली मेरे ज्ञान से आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपके ज्ञान से फ़ायदा आपको होगा। और इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ, उस तरीके से पढ़ाऊँगा। जीवन में आप मुझसे पीपीटी पढ़ते होगे और कभी जान नहीं पाओगे पीपीटी बनी कहाँ से थी। बस में ये है मूल सोर्स, उसको पढ़ना है, इस तरह से आपको बुक्स पढ़ना है, समझिए। तो कालचक्र कार्यक्रम समझ में आ गया, ठीक। तो ये है भारत भूटान बीच सहयोग का, ये छोड़ दीजिए भले ही, ठीक है। अब मैं कल के न्यूज़पेपर में एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ आ गई थी, मैं चाहता था कल ले लूँ, लेकिन कल ले नहीं पाए हम लोग, तो उसको आज लेना पड़ेगा। कल का न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के न्यूज़पेपर में क्लाइमेट साइंस क्या है, क्या हो रहा है दुनिया में, वार्मर फास्टर, सी लेवल राइजिंग फास्टर, ट्रिपिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, ठीक। ट्रिपिंग पॉइंट एक ऐसे बिंदु को बोलते हैं जहां से नहीं, कोरल नहीं, किसी भी चीज के लिए ट्रिपिंग पॉइंट क्या है, irreversible when environment system begins to shift into a different state। जब कोई पर्यावरणीय तंत्र ऐसी स्थिति बढ़ने लगे जहां से वो वापस पहले सा ना आए, समझे, डिफरेंट स्टेट, दूसरी इस अवस्थिति में बदल जाए वो, जब ऐसा कोई बिंदु आता है उसको बोलते हैं ट्रिपिंग, क्लाइमेट ट्रिपिंग पॉइंट। ये कोरल्स में लागू होगा, ये बायोडाइवर्सिटी में लागू होगा, हर चीज लागू होगा, ठीक है ना। ये
ट्रिपिंग पॉइंट क्लाइमेट सेंस में, इन्वायरमेंट सिस्टम में, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कोरल का, समझिए। तो ये सब देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, मैंने कल करवा नहीं पाया था, बता दिया आपको। अब आते हैं फंक्शनल फूड, नई चीज़ आ गई है। एक होता है फंक्शनल फूड, एक होता है स्मार्ट प्रोटीन। पढ़ा है आपने? ठीक, कुछ नई चीज़ें भारत में आ गई हैं, लिख लीजिए। पहला है फंक्शनल फूड, पढ़ो। Functional foods are enriched foods that promote health and prevent disease. हेल्थ और प्रिवेंट डिसीज सच एज विटामिन इन रिच राइस और ओमेगा 3 फोर्टिफाइड मिल्क। मतलब आपका जो खाद्य पदार्थ है उसमें इस प्रकार से हम चीज़ों को जोड़ें, एड ऑन करें कि आपकी जो शरीर की ज़रूरत है विटामिन की वो पूरी हो जाए। जैसे आपका हो गया बायो40, इस जैसे हो गया आपका इसमें आगे ओमेगा 3 फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, है ना, विटामिन इन रिच राइस हो गया। और इसको करने के तरीके क्या हैं? इसको करने के तरीके हैं आपके बायो फोर्टिफिकेशन, 3D फूड प्रिंटिंग, बायो प्रोसेसिंग। एग्जाम में आएगा कि फंक्शनल फूड के लिए कौन कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है, समझे। तो भारत में अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारत में कुपोषण बढ़ रहा है, फंक्शनल फूड पे हमें ध्यान अधिक देना होगा। इसी प्रकार से होता है स्मार्ट प्रोटीन। ठीक, स्मार्ट प्रोटीन का मतलब है ऐसे प्रोटीन के स्रोत जिन्हें बायो तकनीक से डेवलप किया जाए ताकि हमारी जो वर्तमान प्रोटीन है, नेचुरल जो प्रोटीन है, उस पर निर्भरता कम हो जाए। ठीक, इसका उदाहरण हो गया आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन, फर्मेंटेशन ड्राइव प्रोटीन, कल्टिवेटेड मीट। ठीक, कल्टिवेटेड मीट मतलब ऐसा मीट जो कृत्रिम रूप से पकाया जाए। इसी प्रकार से फर्मेंटेशन ड्राइव प्रोटीन माइक्रोबियल सिस्टम से उत्पादन किया जाता है। समझे। तो ये नई चीज़ आई थी, कल मैं बता नहीं पाया था, इसलिए मैंने बता दिया। यदि आया तो 99% बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। फंक्शनल फूड क्या है, इनको प्राप्त करने की तकनीक क्या है। ठीक, तो कुल मिला के एक नए प्रकार के हम पोषण विकल्प लेके आ रहे हैं ताकि जो हमारी प्राकृतिक पोषण पाने के स्रोत हैं उनमें जो कमी आ रही है उसको हम पूरा कर पाएँ। वैकल्पिक तरीका हो गया आपका फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन। समझ गए? क्लियर? बस इतना मेरा काम कर रहा है बताने के लिए। आज के आनंद की जय हो।